वीडियो के माध्यम से आज हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम का पद परिचय देना सीखेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम यानी सर्व मीन्स सभी, नाम यानी सभी का नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द बार बार आता है तो वो बार बार आने की स्थिति से बचने के लिए हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे राम ने कहा कि राम जयपुर जाएगा। तो देखिए यहाँ राम शब्द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो शब्द की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो इस सेंटेंस में हम पुनरावृत्ति से बचने के लिए इसकी जगह हम जो शब्द काम मिलेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। तो देखिए राम ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो यानी इस नाम की जगह हमने जो शब्द यूज किया वह यह सर्वनाम है। और सर्वनाम के 6 भेद माने गए। तो ये भेद कैसे याद रखें इनके नाम? तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट टिप दे रही हूँ आपको। देखिए, निज पुरुष ने निश्चय अनिश्चय के संबंध में प्रश्न पूछा, यानी निज निजवाचक सर्वनाम, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अच्छे से आपको सर्वनाम के भेद समझ में आ गए होंगे। अब सर्वप्रथम हम सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना, यानी इस सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है कि अपना। तो निज का अर्थ है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं और खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो हमारे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम है वह है स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद ही यहाँ आया था, इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्वनाम है। वहाँ मैं स्वयं गया था, तो यहाँ स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। सेकंड सर्वनाम है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो व्यक्ति बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता, यानी जो बोलता है वे व्यक्ति वक्ता कहलाता है। तो बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ जो जयपुर जा रहा है वो अपने बारे में कह रहा है, तो मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वप्रथम आप बोलिए, तो यहाँ जो आप यानी किसी को कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम आप बोलिए, तो यहाँ आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात वक्ता और श्रोता को छोड़कर अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जल्दी करो वह आता ही होगा, तो यहाँ पर वह यानी 2 व्यक्ति है, जो कह रहा है, एक कह रहा है जल्दी करो वह आता ही होगा, और जो सुनने वाला है वो हो गया आपका श्रोता, जो बोल रहा है वो हो गया वक्ता। पर यहाँ जो ये वह है यह अनुपस्थित है, तो ये यहाँ अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें निश्चित हमें पता होता है कि वे व्यक्ति, घटना या वस्तु कौन सी है। तो देखो यहाँ इस सर्वनाम में पास के लिए यह, वह दूर के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे
आपको यह काम करना है। तो यह यानी उन्हें जो काम बताया जा रहा है उसके लिए है। तो निश्चय कि ये काम आपको ही करना है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, तो जो ये घर है ये मेरा है, ये निश्चय है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व घटना का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में तो निश्चित होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित नहीं होता। तो निश्चय न होने के कारण व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमें निश्चय नहीं होगा तो यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम कोई सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और यदि वस्तु की बात की जाए तो कुछ का सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, यानी दरवाजे पे कौन आया ये तो नहीं पता, पर दरवाजे पे कोई आया यानी कोई प्राणी या व्यक्ति ही होगा। तो यहाँ व्यक्ति और प्राणी के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, यानी बाजार जा रहे हो तो बच्चों के लिए कुछ ले आना। तो कुछ में ये निश्चय नहीं है कि क्या लेकर आना है, पर बाजार से कुछ ले आना। तो यह निश्चय न होने के कारण कोई वस्तु मंगाई जा रही है, वस्तु के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ये इस वाक्य में भी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम यानी संबंधवाचक सर्वनाम में दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, यानी प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित रहने वाला उपवाक्य होता है। तो ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रधान उपवाक्य में या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा जो आश्रित उपवाक्य के साथ संबंध स्थापित करेंगे। जैसे यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। जो यानी यह वही लड़का है जो, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। यह वही लड़का है, यह है आपका प्रधान उपवाक्य। कल यहाँ आया था, यह है आपका आश्रित उपवाक्य। और जो सर्वनाम है जो कि आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। तो ये संबंध बता रहा है, यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये संबंध बताया जाता है कि जो झूठ बोलने वाला है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो पढ़ेगा वही पास होगा, यानी पढ़ने वाला ही पास होता है। तो जो पढ़ेगा यानी जो पढ़ने वाला है वही पास होगा। तो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध बता रहा है कौन सा शब्द? जो। तो यहाँ जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें प्रश्न पूछा गया होगा। तो देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रश्न का पता करते हैं। और जब प्रश्न का पता किया जाता है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो देखिए, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा? तो कौन से पता चला है, पूछा गया है कि इस घर की देखभाल करेगा, तो कौन आते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया। और प्रश्न का बोध हो रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका नाम क्या है? तो ये भी कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उपवास में आप क्या खाते हैं? यानी जब आप उपवास करते हैं तो आप क्या खाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क बनते ही क्या हो गया आपका, यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये भी हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक सर्वनाम की परिभाषा, भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम सर्वनामों के पद परिचय के बारे में बताते हैं। तो सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देने के लिए हम निम्नलिखित बातें ध्यान में रखेंगे। यानी सर्वनाम शब्दों का जब हम पद परिचय देंगे तो जो बातें हम ध्यान में रखेंगे वो है, फर्स्ट आपकी सर्वनाम का भेद, उपभेद यदि हो तो, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक, पांचवा क्रिया के साथ संबंध। यानी सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देते समय हमें ये सब बातें बतानी होगी। अब हम कई उदाहरणों के माध्यम से सर्वनाम शब्दों का पद परिचय समझेंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम शब्दों का पद परिचय समझेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट उदाहरण है, जब मैं घर पहुंचा तो गीता खेल रही थी। यानी यहाँ मैं शब्द को अंडरलाइन किया गया, मैं यहाँ सर्वनाम है।
ठीक है। तो देखिए, आपको पता है सर्वनाम मैंने आपको पढ़ा है और मैं बता चुकी हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जैसे इसको मत लिखेंगे, सबसे पहले पद परिचय में मैंने बताया सर्वनाम का भेद लिखेंगे। तो सर्वनाम का भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी मैं जो होता है वो उत्तम पुरुषवाचक है। लिंग हो गया पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, क्योंकि पहुंचना जो घर पहुंच रहा है उसके बारे में बात हो रही है, क्रिया पहुंचा का कर्ता। तो दूसरा उदाहरण देखिए, बाजार से कुछ तो ले आते। यहाँ देखिए कुछ को अंडरलाइन किया गया है, कुछ यहाँ सर्वनाम है। और मैंने बताया था जब निश्चित न हो या निश्चय न हो कि कोई है या कुछ है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम का भेद हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ यहाँ वस्तु के लिए यूज हुआ है। तो देखिए, लिंग हो गया यहाँ पुल्लिंग, वचन हो गया एक वचन, कारक हो गया कर्म कारक, यानी ले आना क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कुछ पर, तो ये हो गया कर्म कारक, ले आते क्रिया का कर्म। हमारा अगला उदाहरण है, जो आया है सो जाएगा। कहने का मतलब है, मैंने एक बात बताई थी कि जो आया है ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, सो जाएगा आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम में बताया था। तो यदि सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम का भेद हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। लिंग पुल्लिंग हो गया, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, आया और जाएगा क्रिया का कर्ता है ये। तो इससे समझ में आ गया होगा कि इसमें संबंधवाचक कारक और इसका पद परिचय भी समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखिए, मैं खुद इसी के बारे में सोच रहा हूँ, और खुद को रेखांकित किया गया। तो यानी खुद का पद परिचय देना है। खुद आपको पता है सर्वनाम है, और मैं वो अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, या आपको निजवाचक सर्वनाम में बताया मैंने। तो सर्वनाम का भेद हो गया निजवाचक सर्वनाम। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, क्रिया सोच रहा हूँ का कर्ता है। अगला उदाहरण देखिए, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि प्रश्न का बोध हो रहा है। तो इसमें सर्वनाम का भेद हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिंग हो गया पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, और रहते क्रिया का कर्ता। अगला उदाहरण है, यह तुम्हारी किताब है, यानी किताब की ओर संकेत किया जा रहा है। तो ये निश्चय हो गया एक तरह से कि ये किताब तुम्हारी है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यह का पद परिचय दे रहे हैं। तो सर्वनाम की बात करें तो निश्चय हो गया। लिंग किताब की बात की जा रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। वचन एक वचन, और किताब के बारे में ही बात की जा रही है तो कारक हो गया कर्ता, यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो कर्ता कारक होता है। तो यहाँ किताब की बात की जा रही तो ये कर्ता कारक हो गया। तो इस तरह से आपको सर्वनाम शब्दों का पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।